सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज अभी वही चैप्टर चल रहा है संस्थाओं का कामकाज, लोकतांत्रिक राजनीति की किताब से। इसमें आज हम समझाएंगे आपको राजनीतिक कार्यपालिका। तो संस्थाओं के बारे में जो कल मैंने बताया था, राजनीतिक कामकाज के लिए 3 संस्थाएं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आज व्यवस्थापिका के बारे में कल समझाया था, आज कार्यपालिका के बारे में समझें। क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिससे हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी? और हमने क्या पाया था उसके द्वारा? हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, जो कानून बना था, उसने यह फैसला नहीं किया था। फैसला तो संसद ने किया था, जिसे किसी और ने किया था। फैसला किसी और ने किया था। मतलब उस व्यक्ति ने फैसला नहीं किया जिसने हस्ताक्षर किए थे। वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी। मेन रूप से इस फैसले को पूरा करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे यह फैसला नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि किसी भी अध्यादेश को कानून का रूप लेने में उसे सभी की सहमति ज़रूरी होती है। इस वजह से इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोज़मर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी समस्या के लिए जो कानून बनता है और उस कानून की प्रक्रिया संसद पूरी करती है। संसद के सदस्य उस पर विचार करके उसको कानून का रूप देते हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने का, यानी सरकार ने जो नीति बना दी उसको कार्य रूप देने का काम कार्यपालिका करती है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आम तौर पर कार्यपालिका से होता है। यानी सरकार जो कार्य कर रही है वो आम तौर पर कार्यपालिका का कार्य कहलाता है। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं, जिनके साइन हस्ताक्षर होते हैं। किसी कानून, छोटे कानूनों पर साइन के लिए अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं, तो वो कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोज़मर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं? मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? क्योंकि मंत्री गैर राजनीतिक कार्यपालक है। नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है। जो नौकरशाह है, जो अधिकारी है, वो ज़्यादा शिक्षित है और उसे विषय की अधिक महारत है, जानकारी है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत ही कम होती है। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है कि जो मंत्री हैं, इन विभागों के जो मंत्री हैं, उन्हें उतनी जानकारियां बारीकी से नहीं होती हैं जितने कि उन विभागों के अधिकारियों को होती हैं। ऐसा क्यों है? फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों है? इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है और जो मंत्री हैं वो लोगों की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। मंत्री लोगों के द्वारा चुना गया होता है और इस तरह से उसे जनता की ओर से उसकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। इसीलिए उसकी इच्छा सर्वोपरि मानी जाती है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है।
इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। यानी कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय का विशेषज्ञ नहीं होता है। उस मंत्रालय का विशेषज्ञ वहाँ के अधिकारी ज़्यादा होते हैं, उन्हें ज़्यादा जानकारियाँ होती हैं। लेकिन अंतिम फैसला मंत्री का इसीलिए है क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि है, जनता की ओर से वो काम कर रहा है। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है क्योंकि उसे उतनी जानकारियाँ नहीं होती हैं। लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। तो इसमें इन विकल्पों में मंत्री को जो उद्देश्य सही लगता है उसका वो निर्णय लेता है मंत्री अपने उद्देश्यों के लिए। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं क्योंकि वो विशेषज्ञ होते हैं। विशेषज्ञ होते हैं इसलिए विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं। अच्छा, विशेषज्ञ रास्ता बताते हैं और मंत्री उन पर निर्णय लेते हैं। लेकिन व्यापक नज़रिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नज़रिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी को, जो पार्टी बहुमत से जीत करके आती है लोकसभा के चुनाव में, या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं हुआ तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिस पार्टी का प्रधानमंत्री होता है, जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी होता है। मंत्रिपरिषद का उस निकाय का सरकारी नाम है। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं और इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद में 60 से 80 मंत्री हो सकते हैं। अब मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री, इसमें कैबिनेट पहले हैं। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है और ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। कैबिनेट मंत्री फैसले लेते हैं लेकिन पूरे कैबिनेट के नाम पर। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह है। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद का शीर्ष यानी महत्वपूर्ण समूह है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। ये मंत्रिपरिषद में से ही जो
जिन्हें योग्य समझा जाता है उनको इसमें रखा जाता है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री दूसरे नंबर पर अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं ये लोग, और वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। और तीसरे नंबर के होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। क्योंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। और इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है, यानी संसदीय लोकतंत्र को ही कैबिनेट का रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है और मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। यानी मंत्री अपनी राय दे सकते हैं, फैसले भी अलग हो सकते हैं उनके, लेकिन उन्हें कैबिनेट की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। मंत्रालय में जो सचिव हैं वो कौन है? नौकरशाह। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं और टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित यानी जोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री के अधिकार। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार हैं। यानी सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। इस वजह से प्रधानमंत्री के अधिकार काफ़ी हैं और वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण फैसले प्रधानमंत्री की सलाह से लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में विस्तार से कल समझाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।